हेलो, वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.1 जो समांतर श्रेणी है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ बेसिक बात बता रहे हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहला बात याद रखना है कि कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं, इसको देखने के लिए जिस तरह से A1, A2, A3 डॉट डॉट अगर दे दिया, अगर इसको चेक करना है कि अगर ये एपी में है कि नहीं, तो A2 माइनस A1 करेंगे, अर्थात जिसको डी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, यानी डी चेक करेंगे। यदि डी बराबर आया, कोई भी पद पिछले से उसके अगले वाला पद में घटाएंगे। यदि डी बराबर आएगा तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। ठीक है। जब अगर डी चेक कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद एक एनवें पद का फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला के सहायता से जो भी हमें मान देगा उसको हम मान निकालेंगे। ठीक है। दूसरा बात, तीसरा बात क्या होगा, तो इसको याद रखना है। जब कभी भी क्वेश्चन में यदि एनवें पद का बात कहे, तो एनवें पद का कहे यानी समझ लेंगे टी एन है। कहीं कहीं बुक में एन देगा, उसी को हम एल बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोले तब बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। क्लियर। तो ये बात को ध्यान रखना है। 3 नंबर बात हो गया। 4 नंबर पॉइंट क्या याद रखना है आप लोगों को, तो 4 नंबर पॉइंट याद रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह से कर दे, जैसे 20वें पद, यानी वे टर्म लगा दे, वे टर्म लगा दे, यानी जान जाना है कि हम लोग को टी एन पता करना है। क्लियर है। लेकिन अगर कह देगा कि पदों की संख्या ज्ञात करें, तब पदों की संख्या ज्ञात करें तो हम लोग जान जाएंगे कि क्या निकालना है, एन निकालना है। ये सब बेसिक 3-4 बात याद रख के हम लोग क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में कह रहा है कि एपी है और क्यों। एपी है या नहीं इसको चेक करना है। तो एपी का हम शर्त बताए हैं, अगर जो सीरीज बनेगा, जो भी सीरीज बनेगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, वो बराबर होना चाहिए हर हाल में। अगर बराबर होगा तो एपी होगा, नहीं तो कह देंगे नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया है। इसको बनाना है एक सीरीज के रूप में। तो इसको सीरीज के रूप में बनाने के लिए किस तरह से करेंगे, सपोज करिए, मान लीजिए अगर ये कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। ठीक है। ए से यहाँ जो पॉइंट है, एक पॉइंट सी ले लिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति गया तो उसको किराया कितना लगेगा, 15 रुपया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ ना उतर कर वो कहा कि 1 किलोमीटर और जाएंगे, यानी अब डी पर आएगा, तो 1 किलोमीटर और वो आ गया। अगर यहाँ पर उतरेगा तो वो ऑटो वाला जो होगा, टैक्सी वाला जो होगा, वो कहेगा कि अब आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा और लगेगा। यानी अगर यहाँ तक कोई व्यक्ति उतरेगा तब 15-8-23 रुपये उसको लग जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर यहाँ पर भी व्यक्ति नहीं उतरेगा, अगर यहाँ पर उतरना चाह, यानी पॉइंट ई पर उतरना चाह, तो फिर टैक्सी वाला कहेगा तो फिर 8 रुपया और आपको एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर। अच्छा, अब इतना जब क्लियर बता दे कि यहाँ तक लगेगा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहला जो किलोमीटर था वहाँ पर किराया लगा था 15 रुपया, उसके बाद हमको लग रहा था 23 रुपया, उसके बाद हमको लग रहा था कितना, तो ये 15-8-23, 23-8 बोल देंगे कितना, 31, डॉट डॉट इस तरह से आगे की तरफ होते जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले है 15, फिर है 23, फिर 31। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का हमेशा कितना है, 8-8 है, यानी अर्थात ये एपी में है। तो बस इसको लिख देना क्या, तो ये एपी में है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप
प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालती है। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई बेलन है, ठीक है, तो बेलन में जितना भी हवा है किस टर्म में निकालते हैं, तो मान लीजिए शुरू शुरू में बेलन में हवा जितना भी है तो उसको आयतन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो शुरू शुरू में बेलन का आयतन मान लिया कितना है, v। क्लियर। इसके बाद 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। तो जब अगर मान लीजिए टोटल 1 भाग है, 1/4 भाग निकाल दिया, तब बचा 3/4 भाग, यानी अब बच जाएगा आयतन टोटल 3/4 भाग। क्लियर। फिर उसके बाद 1/4 भाग फिर बाहर निकलता है, तो 1/4 भाग फिर ना बनेगा, तो फिर कितना बचा मेरे पास, 3/4 भाग। तो जितना पहले था 3/4 भाग था और इसका फिर निकाल दिया टोटल आयतन का, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 और बटा कितना, 4। क्लियर। यानी अगर क्लियर अगर पूरा एक जगह इसको लिख दे, तब शुरू में आयतन इसका भी निकला, उसके बाद 3/4 भी निकला, उसके बाद आ गया 3/4 भी तो है ये है, और फिर इंटू में 3/4 भी हो गया। यानी इसको कर सकते हैं, अगर इसको करें तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। इस टर्म को अगर हटा दें तो इसका बदला में यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी एक हो गया पहला पद भी, दूसरा पद हो गया 3/4 भी, तीसरा पद 3/4 का स्क्वायर इंटू भी, इस तरह से आगे डॉट डॉट हो गया। तो ये देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस यहाँ पर सेम टू सेम नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। तो बस लिख देना कि यहाँ पर डी बराबर नहीं है, अतः एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक मीटर कुआं की खुदाई के लिए कुआं खोदने में लगी लागत है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की 150 रुपया है, और प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए कितना है, 50। अगर 1 मीटर कुआं कोई खोदेगा तो उसको 50 रुपया, और उसके बाद प्रत्येक मीटर अगर खोदते जाएगा कुआं तो उसको 50-50 रुपया अधिक मिलेगा। यानी अगर कोई 2 मीटर अगर खुदाई कर दिया तो उसको मिलेगा कितना, 150 था, तो अब मिलेगा यहाँ पर कितना, 200। फिर 200 के बाद कितना मिलेगा, 250। फिर 250 के बाद कितना मिलेगा, 300। डॉट आगे इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सब का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर है। 200 से अंतर 150 50 का हुआ, 250 से यहाँ पर 200 का अंतर 50 हुआ, 300 से 250 का अंतर 50 हुआ। इस प्रकार इसको बोल सकते हैं यह एपी में है। तो 3 नंबर एपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मृज धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करता है। मान लीजिए कि माना कि शुरू का जो इस तरह से दे दिया है, मूलधन तो यहाँ पर दे दिया है 10,000 रुपया, ठीक है, और दर दे दिया है आपके पास कितना, 8%। तो याद रखना है मृजधन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो ए, जिसको बोलते हैं मृजधन के लिए, उसको फार्मूला होता है P/1+R/100 के होल, यानी पावर टी के रूप में। P/1+R/100 के पावर कितना हो जाएगा, टी। इसी के टर्म में इसका होगा। तो चलिए इसी पर हम फार्मूला पर रखते हैं। हमारे पास मूलधन है कितना, 10,000, फिर हो गया 1+R दे दिया मेरे पास 8%। अगर 1 साल का निकाले तो पावर कितना रखेंगे, 1। फिर अगर अगला साल का निकाले तो 10,000, 1+8/100 और पावर कितना हो जाएगा, 2। फिर उसका अगला साल का निकाले तो सेम टू सेम यही रहेगा, पावर कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार देख रहे हैं प्रत्येक ये टर्म अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं। इसका जब कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कभी भी बराबर नहीं होगा। और इसको याद रख ही लेना है, कभी भी सी जो होता है, सी यानी चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कभी भी एपी में नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा ही रहता तो ऐसा ही हमेशा एपी में होता है। प्रत्येक वर्ष का सूद इसका बराबर होता है, इसलिए एपी में होगा। लेकिन सीआई के प्रत्येक वर्ष का सूद बराबर नहीं होता, इसलिए यह एपी में कभी नहीं होगा। तो ये सीआई में है, इसलिए एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखने के लिए कह रहे हैं, जबकि ए बराबर 10 और डी बराबर कितना है, 10। तो जब प्रथम पद 10 दे दिया और डी दे दिया तो 10-10 बढ़ा कर लिखेंगे। तो प्रथम पद 10, तो दूसरा पद हो जाएगा 10-10 20, तीसरा पद 20-10 30, चौथा पद 40। बस यही आपका आंसर हो गया। 4 पद ही कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से बनाना है। एक और इसमें देख देते हैं आप लोग को। जैसे a बराबर -2 देते हैं, -2 हो गया। इसके अगला पद उसमें d जोड़ेंगे तो -2 + 0 तो कितना हो जाएगा, -2।
रहेगा। फिर उसमें -2 + 0 जोड़े तो -2, फिर उसमें जोड़े तो -2, यानी इसका प्रत्येक पद -2 -2 -2 आएगा। इसी प्रकार से सबको पहला पद जब दे दिया तो उसके अगले वाला टर्म निकालेंगे तो उसमें डी ऐड करते जाएंगे और इस प्रकार से हम रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। अब आगे का बात कर रहा है, निम्नलिखित में एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखे। अब एपी के लिए तो प्रथम पद यहाँ पर कितना है 3 हो गया। सर्वांतर तो सर्वांतर उसके पिछले टर्म में से घटाएंगे, यानी सर पिछले टर्म उसका 1 है, 1 में से घटा दिए 3, यानी मेरे पास आ गया माइनस कितना 2। ठीक है, कहीं पर से भी घटाएंगे। आगे अगर एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते, इसमें बताइए ए का मान कितना है -5। अगर डी निकालना हो तो पिछले टर्म -1 है और उससे आगे वाला टर्म है 5 माइनस में, तो माइनस और -5, तो -1 का +5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा कितना 4। इसी तरह से इस सब टर्म को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखें। चेक करना है, जो एपी में होगा उसको सर्वांतर निकालना है और फिर उसका अगला 3 पद लिखना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन चेक करके दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 4 8 16 दिया है। ठीक है, तो 2 4 8 16 दिया है तो ए का मान तो 2 हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो 4 घटाओ 2 यानी हो जाएगा 2। ठीक है, और लेकिन उसके बाद अगर और डी का अगर निकाले तो 8 घटाओ 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 4। तो यहाँ तो डी तो डिफरेंट डिफरेंट आ जा रहा है और तो ये फर्स्ट वाला एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है तो फिर इसको आगे का टर्म तब करना ही नहीं है, बातें खत्म हो गया। उसके बाद अब देखें तो ये वाला पार्ट, इसको देखते हैं। तो ए हो गया मेरे पास कितना 2। अगर डी निकाले के बोले तो डी हो गया 5/2 घटाओ 2, यानी ये 5/2 का मतलब अढ़ाई। अढ़ाई में 2 घटा देंगे तो आधा, यानी डी का मान आधा आ गया। फिर अब 3 में से हम 5/2 घटा कर देखते हैं तो 3 और ये अढ़ाई, तो इसमें भी अंतर हो गया आधा का, यानी 1/2 का। तो देख रहे हैं यहाँ पर डी बराबर आ रहा है, अतः ये एपी में है। यानी जो 2 नंबर है ये 2 नंबर एपी में है। अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद और लिखना है। तो इसका अगला 3 पद और लिखना है, तो किस तरह से, तो जो लास्ट वाला पद अभी आया है 7/2 उसमें हम आधा ऐड कर देंगे, कैसे डी के मान मेरा तो आधा आ रहा था। तो 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 8/2, 8/2 का आने का मतलब कितना आ गया 4। ठीक है, तो इसके बाद वाला टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा 4। और 4 के बाद अगर पता करने कितना होगा तो 4 में हम आधा जोड़ देंगे तो 4.5, यानी 4.5 का मतलब बोल सकते हैं 9/2। तो इसके बाद वाला टर्म में 2 निकल गया। एक और निकलना है तो 9/2 में फिर आधा जोड़ेंगे, तो 9/2 में आधा जोड़ दिए तो 10/2, 10/2 यानी कितना 5। तो इस प्रकार इसका अगला टर्म हो जाएगा कितना 5, यानी 3 टर्म और निकाले तो एक आया है 4, एक आया है 9/2 और एक आ गया कितना 5। इसी प्रकार जो एपी में होगा उसको निकालना है, जो एपी में नहीं होगा उसको रहने देना है। इस प्रकार इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। एक रूट वाला है, रूट वाला दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 प्लस कितना √2। तो डी अगर देखना है तो 3 प्लस √2 घटाओ कितना 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना √2। आगे देख ले रहे हैं कि हाँ √2 आ रहा है कि नहीं। अब ये दोनों को घटाएंगे तो इसमें अगर करेंगे तो 3 प्लस 2 √2 अब माइनस माइनस हम करेंगे तो 3 अब प्लस में √2। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 माइनस आई तो माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना कैंसिल। और ये बच जाएगा 2√2 और यहाँ पर -√2, तो 2√2 में 1√2 घटाएंगे तो 1√2 ही ना आएगा। और यहाँ पर भी 1√2 आया था, यानी दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है यानी ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका अगला पद निकालना है, तो जब भी इसका अगला पद निकालेंगे तो सिर्फ उसमें 1√2 ऐड करते चल जाएंगे। यानी यहाँ पर जो दिया है 3 प्लस 3√2, इसमें 1√2 ऐड कर दिए तो 3√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 4√2, तो 3 प्लस 4√2 हो गया। फिर इसके बाद करेंगे तो 3 और प्लस आ जाएगा 5√2, फिर इसके बाद तो 3 और प्लस में 6√2। इस प्रकार आगे की ओर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सबको चेक करना है, जो जो एपी में होगा उसका अगला 3 पद निकालना है। अगर एपी में नहीं होगा तो उसको वहीं पर काम कंप्लीट कर देंगे, उसके आगे का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और रूट वाला आपको हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले है कितना √2 और यहाँ पर √8। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2।
बात समझिए। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, और √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं एपी में है कि नहीं, तो अब इसको डिफरेंस करेंगे तो √2 आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा, √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर है कि नहीं, नहीं, यानी एपी में है। तो ये वाला जो टर्म है ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका अगला पद निकालेंगे। तो जिस तरह से भी निकालें उस प्रकार आप लोगों को कर लेना है। क्लियर। तो यहाँ तक हुआ आपका 5 दशमलव कितना, 1। तो चलिए अब देखते हैं 5.2। 5.2 में क्या कह रहा है, 5.2 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है। अब इसमें ए दे दिया है, डी दे दिया है और एन दे दिया है। पूछ रहा है ए एन, तो हम पहले ही बता चुके हैं शुरू में वीडियो के। अगर टी एन बोले, ए एन बोले, उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर आधारित होगा पूरा। तो इस पर आधारित किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो अगर फॉर्मूला हम लिख दिए यहाँ पर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी। तब टी एन हमको निकालना है, तो बताइए ए का मान कितना है, 7, एन का मान कितना है, 8 माइनस 1, और डी का मान कितना है, 3। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 7 और 8 में से गए 7 और 3 गुना कर देते 21 और 7 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। यानी इसका जो ए एन आएगा वो कितना आ जाएगा, 28। क्लियर। जिसमें जिसको अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर देंगे, वीडियो को रोक देंगे, उसके बाद इस टर्म को उतार लेंगे ताकि अच्छा से रिवाइज कर सके। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है, टी एन का मान दे दिया है और डी पूछ रहा है। सिमिलरली उसी तरह से फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान इस बार 0 दे दिया है, ए का मान -18 दे दिया है, एन माइनस 1, तो एन का मान यहाँ पर देखें 10 दे दिया है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको इधर करेंगे तो -18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9D, और यहाँ से डी कट गया यानी डी का मान यहाँ पर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर डी का रिजल्ट हो जाएगा कितना, -2। क्लियर। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम। याद रखना है, हमेशा एक बात बता दे रहे हैं, टी एन बराबर जो ये फॉर्मूला होता है इसमें कितने टर्म है, तो बात याद रखिए। टी एन एक बात हुआ अननोन, ए हो गया दूसरा बात, एन हो गया तीसरा बात और डी हो गया चौथा बात। यानी इस 4 जो अननोन सब्जेक्ट है इसमें से हमेशा आपको कोई ना कोई 3 जरूर देगा, उसमें से एक निकालने के लिए कहेगा। तो जो एक निकालने के लिए कहेगा उसको नहीं भरेंगे मान, और जो जो दे दिया उसका मान पुट करेंगे और रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहे ऑब्जेक्शन बेस, यानी जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस है, जो कि आपको एग्जाम में चांस है कि इससे दे सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी के 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। बोले हैं हम शुरू में 30वां पद, याद रखें जितना पद कहेगा 30वां पद बोल रहा है, तो 30वां पद कहने का मतलब हो गया ए प्लस 29D। जितना पद कहेगा उससे एक कम डी लगा देंगे, यानी आपको हमको अगर 10वां पद बोलेगा तो लिखेंगे ए प्लस कितना, 9D। अगर हमको 50वां पद बोलेगा तो लिखेंगे कितना, ए प्लस 49D। अगर हमको 100वां पद बोलेगा तो कितना लिखेंगे, ए प्लस 99D। क्लियर। तो उसी पर 29वां पद है तो ए प्लस कितना, 29D। तो ए का मान शुरू में दिया है कितना, 10 प्लस 29 और डी का मान तो 7 में से पीछे से घटाएंगे तो 7 में से 10 गया तो -3 आएगा, तो -3, तो 10 और 29 दिया माइनस में 87 और घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 77। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। क्लियर। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। सिमिलरली एक और इसमें है, इसमें 11वां पद है, तो बोलिए 11वां पद को कितना लिखेंगे, सोचिए आप लोग, बोलिए 11वां पद है, आप लोग बोलिएगा मन में बोलिएगा कि हाँ इतना होगा। 11वां पद तो ए प्लस कितना होगा, 10D। तो ए का मान कितना हो जाएगा, -3 प्लस 10 और डी, तो डी निकालने के लिए जो इस लास्ट सेकंड टर्म है उसमें से पहला टर्म घटाएंगे, -1/2 में घटाएंगे कितना, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कर सकते हैं 3 दूनी के 6 और एक घटा देंगे तो 5, यानी 5 बटा कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
5/, कितना 2, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तब 5 में 5 बनेगा तो 25, तब -3 और +25 यानी आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना 22, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को आप लोगों को फिल करना है। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए याद रखना है कुछ विशेष बातें जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला 2 दिए है और 26 दिए थे। जब कभी भी यदि एपी में एक पद दे दे, बीच वाला पद आपको खाली दे दे, फिर एक पद दे दे, अगर इस बीच वाला मान को अगर भरना होगा तो जो उसके आड़े पर यानी जो किनारे पर जो दोनों दिया है वैल्यू, वो दोनों को हम जोड़कर अगर 2 से भागा दे देंगे तो इस बीच वाला का मान आ जाएगा। बात समझे क्या बोले, फिर से। अगर कभी भी कोई एपी है, कोई एपी अगर है तो उसमें एक पद दे दिया, फिर खाली बॉक्स दे दिया, फिर एक पद दे दिया। अगर ये वाला मान हमको पता करना होगा हमेशा बीच वाला, तो जो उसके किनारे पर दोनों साइड में है वो दोनों को हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अगर हमको ये बीच वाला बॉक्स में मान पता करना है तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी बोलेंगे ए प्लस बी और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 26 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 26 और बटा 2, तो 26 से 2 जोड़ेंगे तो 28 और बटा 2 यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 14। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे करने के लिए तो देखिए इसको भरने से पहले इसको भर के देखिए। तो देखिए यहाँ पर आरी पारी फिर किनारे पर 2 ठो दे दिया है, तो लिख देंगे 13 + 3 बटा 2, तो 13 3 16 बटा 2 यानी कितना इसमें आ गया 8, ये बॉक्स में 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये पीछे 3 है और 8 है, यानी कितना कम है 5 5 कम हो रहा है, तो 13 है तो इसे इधर 5 ज़्यादा ही ना होगा, यानी पहला वाला पद में भराएगा कितना 18। तब ना 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, और 13 में से 5 घटाएंगे तो जो भी रिजल्ट आया है 8, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3। तो इस प्रकार ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करें, यहाँ से अब आप लोगों को सोचने वाली बात है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर तो दे दी है, लेकिन बीच में कितना बॉक्स खाली दे दिए 2 खाली दे दिए, तो अब वो नहीं लगा सकते कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा, गलत हो जाएगा। 2 बॉक्स खाली है तब नहीं, सिर्फ एक बॉक्स खाली रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स खाली रहेगा तब वो टर्म लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तब किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तब पहला पद को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, यानी ए बराबर 5 है, और चौथा पद है तो बोले हैं जितना पद है उससे एक कम डी, तो चौथा पद ए + 3d, तो 9.1/2 है, यानी हम कह सकते हैं कितना 9 दूनी 18 19, यानी 19 बटा कितना 2। ए का मान हमको दे दिया है, ए का मान यहाँ पर रख देंगे कितना 5 प्लस में 3d, अब बराबर में 19 बटा कितना 2। ये 5 को उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 19 बटा 2 में अगर 5 घटाएंगे तो 5 दूनी के 10, तो 19 में से 10 गया कितना 9 और बटा में 2, और इधर तो 3d तो रहबे करेगा ये वाला, तो 3 से कटेगा कितना बार 3 बार में, यानी 3/2, यानी जो डी का मान आया वो डी का मेरे पास मान आया कितना 3/2, यानी 3/2 इस सब में हम ऐड करते जाएंगे और रिजल्ट लाइन लेते। 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5 है, तो 5 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6.5, फिर 6.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी पहला बॉक्स में भराएगा 6.5 और दूसरा बॉक्स में भराएगा कितना 8। इस प्रकार हम बॉक्स को आगे की तरफ भरते चलेंगे। ठीक है, तो इसको और जो 2 ठो है इस 2 ठो को आप लोगों को कंप्लीट करना है। अब आ गए आई क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे कि एपी दे दिया, कौन पद 78 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है 3, डी बराबर तो 8 घटाओ 3 यानी कितना 5, और कौन पद 78 है, यानी हम लोगों को टीएन दे दिया है, टीएन कितना है 78। ठीक है, तो अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किए थे उसी आधारित पर हो गया। ए दे दिया, टी दे दिया, यानी डी दे दिया और टीएन दे दिया, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। टी एन का मान कितना हो जाएगा 78, ए का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 3
प्लस n माइनस 1 और d, तो d का मान 5। ये 3 इधर घट जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास कितना 75, और यहाँ पर 5n और माइनस 5 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं 80 इज इक्वल टू 5n, 5 से 18 कट जाएगा 16 बार में, यानी n का मान हो जाएगा मेरे पास कितना 16। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं, मान कितना आएगा, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फिर सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर कितना है 5, इसमें भी टी एन दे दिया है, ए पता हो जाएगा, डी पता हो जाएगा, एन का मान निकाल लेंगे। सिमिलरली इसमें भी है, तो आप लोगों को ये दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो 6 में भी उसी तरह से यहाँ ए हो गया 11, डी पीछे से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 150 दिया है वो दिया है टी एन माइनस 150, इससे रख के और एन का मान निकालेंगे, वही जो आएगा ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करने का मतलब हमको निकालना है ए प्लस 30d का मान। बात समझे क्या बोले, 31वां पद निकालने का मतलब ए प्लस 30d, तो हमको ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, और जो हमें दिया है नहीं, तो पहले हम ए का मान और डी का मान निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा देखिए, दिया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73, तो 11वां पद का मतलब कितना लिखेंगे ए प्लस 10d बराबर 38, और 16वां पद का मतलब कितना लिखेंगे ए प्लस, बोलिए ए प्लस कितना, हाँ 15d बराबर कितना 73 हो गया। अभी दोनों को हम दो चर के इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो इससे मेरे पास ए का मान भी आ जाएगा और डी का मान भी आ जाएगा, दोनों मान आ गया। जब दोनों मान आ जाएगा तो मेरे पास ए और प्लस 30d का मान निकालना है, तो ए का मान यहाँ पुट कर देंगे, डी का मान यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा से मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और सबसे पहले ए का मान फिर डी का मान हमको निकाल लेना है, तब फिर इसमें मान को पुट करना है। ठीक है, जो कि दो चर के समीकरण में आप लोग सीख चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद है कितना 106। पहले से ही कह दे इसमें 50 पद है और अंतिम पद यानी 50वां पद ये वाला है, तो 50वां पद कहने का मतलब ए प्लस 49d का मान मेरे पास कितना दिया है 106, और तीसरा पद, तो तीसरा पद कहने का मतलब ए प्लस 2d, ए प्लस 2d है, तो ए प्लस 2d का मान कितना दिया है 12। फिर दो समीकरण आ गए, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और ए का मान और डी का मान पता कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि कितना 29वां पद निकालने के लिए, तो 29वां पद निकालने के लिए लिखेंगे ए प्लस कितना 28d, और ए या डी का मान पुट करेंगे, जो आएगा से मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे करिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना और इतना है तो कौन पद सुनेगा। सिमिलरली जैसे इस तरह से है, तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद कहने का मतलब ए प्लस 2d बराबर 4, और 9वां पद कहने का मतलब ए प्लस 8d बराबर -8। दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, और ए का मान डी का मान निकाल के कौन सा पद शून्य है यानी टी एन बराबर 0 रख देंगे, और उसको सॉल्व करके एन का मान पता कर लेंगे। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद जो है, तो 17वां पद कहने का मतलब कितना लिखेंगे ए प्लस 16d, 10वें पद का मतलब कितना ए प्लस 9d से 7 अधिक है, तो +7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ पर ए का मान और किसका मान डी का मान करके निकाल लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 से, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लेना है, देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि हाँ इस तरह से आप और किस तरह से बनाएंगे। तब पहले इस क्वेश्चन को जितना भी तक पढ़े उस सब क्वेश्चन को डेफिनेटली रिवाइज जरूर करना है। अगर जो भी दिक्कत होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले वीडियो को रोकेंगे, एक बार देखेंगे, एक बार नहीं समझ फिर उसके बाद रिपीट करके फिर देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर भेज कर आप लोग इसको को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस सब को रिवाइज करें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू।